नमस्कार दोस्तों, परफेक्शनाइज के हमारे यूट्यूब चैनल में मैं साहिल मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हम किसी कारणवश टेक्निकल किसी इशू कारण से कल 18 नवंबर का जो है करंट अफेयर्स आपके सामने अपने चैनल पे नहीं ला पाए थे, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन आज मैं उस करंट अफेयर्स को आपके सामने ला रहा हूँ और आप नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स वीडियो है हमारा 19 का, वो भी देख लेंगे आज। तो बिना समय गंवाए आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए हमारा मंथली करंट अफेयर्स का ईमेल पे डायरेक्टली, वो भी फ्री में, तो जो फॉर्म का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक करके फॉर्म भर दीजिएगा। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करूँगा मैं, और जो इम्पोर्टेंट बातें हैं इसके अंदर मैं वही करूँगा आज, ताकि कम समय में आप ज़्यादा चीज़ कवर कर पाएँ। तो देख सकते हैं जो पहला हमारा न्यूज़ है वो है प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरे ब्लूमबर्ग यानी कि तीसरे ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित किया। तो इसमें जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए जो तीसरा ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमिक फोरम था, इसको संबोधित किया था, और इसमें मोदी जी ने अपने संबोधन के दौरान विभिन्न मुद्दों पर बात रखी थी। उसमें अंदर कुछ जो विभिन्न विभिन्न बातें हैं, मुख्य मुद्दे हैं, वो देखते हैं कि यह फोरम जो है अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उपाय और भविष्य के लिए रणनीति तैयार करने पर केंद्रित था। अब देखिए, ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमिक फोरम की स्थापना जो है आपको दोस्तों बताना है कि 2018 में माइकल ब्लूमबर्ग ने की थी। इसकी वजह से ही इसका नाम जो है आपको ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक कह सकते हैं आप, फोरम जो कह सकते हैं ये हुआ। अब इस फोरम का लक्ष्य विश्व की कठिन आर्थिक चुनौतियों के समाधान को लेकर दुनिया भर के नेताओं को विचार विमर्श के साथ साझा मंच पर लाने का है। अब कह रहे हैं कि इस फोरम की पहली बैठक सिंगापुर में हुई थी। तो देखिए, जो पहली बैठक सिंगापुर में हुई थी, और जो तीसरी बैठक जो है हमारे डिजिटल तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए हुई है। और कह रहा है कि इनमें वैश्विक आर्थिक प्रबंधन, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, शहरीकरण, पूंजी बाजार, जलवायु परिवर्तन और समावेशन पर चर्चा हुई थी। तो एक जो इंक्लूसिव जो ग्रोथ कह सकते हैं आप, एक इंक्लूसिव इकोनॉमी के जो पार्ट्स होते हैं वो सभी इसके अंदर शामिल थे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये कह रहा है कि DIPM का विश्व बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। तो जो DIPM जो है विश्व बैंक के साथ, क्या निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग यानी कि DIPM ने 16 नवंबर 2020 को विश्व बैंक के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते के तहत विश्व बैंक DIPM को परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए सलाहकारी सेवाएं देगा। तो इस वजह से इसका जो है आप देख सकते हैं किस लिए ये आ, समझौता हुआ है। DIPM विनिवेश प्रकार के तहत भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के नॉन कोर एसेट गैर, जैसे कि गैर संपत्तियों को जो बता रहा है, और शत्रु संपत्तियों को 100 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा वाले मूल्य वाले बिक्री की जिम्मेदारी संभालता है। इसके लिए PIAM इन फ्रेमवर्क के आधार पर विनिवेश प्रक्रिया को पूरा करता है। कह रहा है वित्त मंत्रालय द्वारा विश्व बैंक के सलाहकारी प्रोजेक्ट की स्वीकृति दी गई है, और जिसका उद्देश्य भारत में मौजूद सार्वजनिक परिसंपत्तियों का मूल्यांकन करना है। अब देखिए, कह रहे हैं कि इस जो इम्पोर्टेंट बात है, इस बजट के जरिए केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों की गैर जरूरी परिसंपत्तियों के विनिवेश प्रक्रियाओं को शुरू कर उसमें तेज़ी लाई जाएगी। तो ये जो है इसके बारे में जब हम आप देखते हैं, जो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि दिसंबर 1999 को विनिवेश विभाग को पहली बार एक अलग विभाग के रूप में स्थापित किया गया था। जैसे सितंबर 2001 को विनिवेश मंत्रालय के रूप में मान्यता दी गई। 14 अप्रैल 2016 को विनिवेश विभाग का नाम बदलकर विनिवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग कर दिया गया था। और कह रहे इसका उद्देश्य जो है विनिवेश के माध्यम से अपनी समृद्धि में साझा करने के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को स्वामित्व को बढ़ावा देना है। अब देखिए, रिकॉर्ड बिहार चुनाव हुआ था, और 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री जो है वो नीतीश कुमार बने। तो ये जो सवाल है आपको लगभग BPSC 66 में आना ही आना है। कह रहा है कि नीतीश कुमार ने 16 नवंबर 2020 को, अब देखिए 16 नवंबर 2020 को रिकॉर्ड 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ ली। तो कितने नवंबर को ली आप देख सकते हैं, 16 नवंबर 2020 को। आप कैसे याद रखेंगे कि झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? नवंबर में अलग हुआ था। और आप देख सकते हैं 2020 को जो रिकॉर्ड जो है वो 7वीं बार इन्होंने मुख्यमंत्री ये बने हैं। अब कह रहे कि अब देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट बात हो जाएगी कि इसका जो फागू चौहान जो है राज्यपाल ने, उन्होंने गोपनीयता की शपथ दिलाई, तो आपको ये याद रखना है। अब देखिए मुख्यमंत्री पद की जो शपथ ली
उसमें तारा किशोर प्रसाद सिंह और रेणु देवी थे। अब बताना चाहूँगा ये रेणु देवी जो है पहली ऐसी महिला उप मुख्यमंत्री हैं बिहार की। तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये पूछ सकता है कि बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री जिन्होंने हाल ही में शपथ लिया था उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है रेणु देवी। दूसरी बात कि तारा किशोर प्रसाद सिंह पर एलिगेशंस लगाए गए हैं स्कैम को लेके, ठीक है, तो वो अभी आप ध्यान में रख सकते हैं, पूछ सकते हैं। अब ये भी पूछ सकता है जो रेणु देवी है वो बेतिया विधानसभा से सीट से चुनाव जीती है, तो आपको ये रखना है बेतिया से इन्होंने विधान जो है विधायक की सीट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। और देखिए इसमें एक जो इम्पोर्टेंट बात है कि ये है कि ये पहला ऐसा मौका है कि जब बिहार में मतलब राज्य में आप कह सकते हैं दो उप मुख्यमंत्री एक साथ काम करेंगे। जी हाँ, इसके अलावा जदयू के 5, भाजपा के 5, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, हम के 1 तथा विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी पार्टी के एक मंत्री ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। बिहार में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में राजग को 125 सीटें मिली, जिसमें नीतीश कुमार की जदयू को 43 सीटें मिली, जबकि भाजपा को जेडीयू से 31 सीट अधिक 74 सीट मिली थी। तो आपको सीट से रिलेटेड भी पूछ सकता है। एक आपको क्रॉनिकल ऑर्डर में बता देगा कि आर जो था उसमें कि बताइए कि आरजेडी को कितने सीट मिले थे, है ना, सबसे बड़ी पार्टी कौन थी, उसके बाद कौन पार्टी थी, फिर उसमें किसने कितना वोट पाया पार्टी वाइज आप कह सकते हैं। तो आपको ये क्रॉनिकल ऑर्डर में सजाने के लिए दे देगा, पूछ सकता है आपसे एग्ज़ाम में। अब जो है नवनिर्वाचित कैबिनेट मंत्री जो हैं उसमें देखिए नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में जेडीयू नेता विजय कुमार चौधरी, विजय प्रसाद यादव, अशोक चौधरी और मेवा लाल चौधरी ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतम राम मांझी के पुत्र संतोष कुमार सुमन और विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सैनी ने भी कैबिनेट के रूप में शपथ ली। बीजेपी नेता मंगल पांडे और अमरेंद्र प्रताप सिंह ने बिहार कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। अब पता है कि जो मंगल पांडे हैं वो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री थे, जिनके ऊपर भी आरोप बहुत सारे लगे थे, स्पेशली फॉर मुजफ्फरपुर जो कांड हुआ था वहाँ पे चमकी फीवर को लेके हो, या आप देखे होंगे एक तरीके से जो कोरोना महामारी में जो हुआ था उसके लिए। नीतीश कुमार के 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री चुने गए हैं। पहली बार 3 मार्च 2014 को मुख्यमंत्री पर आसीन हुए थे, लेकिन बहुमत साबित न करने पर कारण 7 दिनों में ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। जबकि 2005 में लालू यादव के 15 वर्ष से चले आ रहे एकाधिकार को समाप्त कर नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन को बिहार विधानसभा में जीत दिलवाई, तब उन्हें प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। उन्होंने कहा कि अपने अपना कार्यकाल जो है सफलतापूर्वक पूरा किया। मुख्यमंत्री में उनका जो तीसरा कार्यकाल है वो 26 नवंबर 2010 से 20 मई 2014 तक चला, जिसके बाद जीतन राम मांझी ने सत्ता संभाली। अब देखिए 22 फरवरी 2015 को जो नीतीश कुमार ने चौथी बार बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ ली तो उसमें क्या क्या हुआ था कि नीतीश कुमार का 5वां कार्यकाल 20 नवंबर 2015 से लेकर 26 जुलाई 2017 तक चला था। अब इसमें आपको पता है कि आरजेडी और कांग्रेस के साथ गठबंधन की सरकार उन्होंने बनाई थी, लेकिन बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और एनडीए के साथ मिलकर उन्होंने 6वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। तो देख सकते हैं कैसे कैसे हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, आलू के 3 अलग अलग रंगों की नई प्रजाति का विकास हुआ है दोस्तों। ये कह रहा है कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित आलू अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने आलू की ऐसे 3 अलग अलग रंगों की किस्में तैयार की हैं जो महिलाओं और बच्चों में खून की कमी को दूर करेगी और रोग प्रतिरोधक तंत्र यानी कि इम्यून सिस्टम को मजबूत करेगी। कह रहा है कि लाल, पीले और नीले रंग के आलू इस नई किस्म में कैरोटीन लाइक एंटीऑक्सीडेंट होता है, आयरन, जिंक आदि आलू की अन्य प्रजातियों से 10% अधिक है। ये तत्व मानव शरीर में पहुंचकर खून की कमी को काफ़ी हद तक पूरा करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है लाल आलू, पिंक आलू, आप देख पीले रंग की आलू, है ना, तो ये एक नया किस्म है, आप देख सकते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि ये कहाँ पे विकसित किया गया है, तो ये आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित आलू अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है। अब देखिए नीले, पीले एवं लाल आलू में एंथोसाइनिन पिगमेंट का पाया जाना। क्योंकि वैज्ञानिकों के अनुसार लाल, पीले और नीले रंग के आलू में एंथोसाइनिन पिगमेंट पाया जाता है जो एंटीऑक्सीडेंट का घटक है
यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। सामान्य आलू में यह 6 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम पाया जाता है। नई किस्म के आलू में इसकी मात्रा 6.6 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम होगी, जो कि 10% अलग है, अधिक है। और सामान्य आलू में जिंक 0.01% होता है। तो देख सकते हैं कि ये जो मात्रा है कैसे कैसे इन्होंने दे। अब देखिए एंथोसाइनिन क्या है। एंथोसाइनिन पौधों में पाए जाने वाले नीले, पीले और लाल फ्लेवोनोइड वर्णों को संबंधित करता है। यह एक पानी में घुलनशील अणु है। इसकी मूल कोर संरचना एक फ्लेवियम आयन है। एंथोसाइनिन एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो पौधों को अल्ट्रा वायलेट की किरणों से बचाता है। तो ये देख सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कि बहुत ही इंटरनेशनल लेवल पे जाएँ आप तो स्पेस एक्स ने 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। अब देखिए ये अंतरिक्ष कंपनी जो स्पेस एक्स है, ये 2020 में 15 नवंबर में इन्होंने फॉल्कन रॉकेट से, अब देख पूछ सकता है कि रॉकेट कौन सा है। फॉल्कन रॉकेट याद रखेंगे। 4 अंतरिक्ष यात्री, इसमें जो है एक जो है वो जापान के हैं, आई मीन एक जापानीज़ हैं। देखिए अंतरिक्ष में अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री माइकल हॉपकिंस, विक्टर ग्लोवर और शैनन वॉकर और जापानी अंतरिक्ष यात्री सोइची नोगुची शामिल हैं। यह सभी स्पेस स्टेशन में 6 महीने तक रहेंगे। नासा में मई में प्रयोग के तौर पर 2 अंतरिक्ष यात्रियों को ISS पर भेजा गया था। अब देख स्पेस एक्स ने के यान से दूसरी बार अंतरिक्ष यात्रियों को रवाना किया गया है। इस ड्रैगन कैप्सूल यान को के चालक दल के सदस्यों ने 2020 में विश्व भर में आई चुनौतियों को देखते हुए रेसिलियंस नाम दिया है। तो अब देख सकते हैं उसका नाम भी पूछ सकता है जो जैसे वो गए हैं। देखिए स्पेस एक्स जो है ये पहला कह रहा है कि यह टेस्ला के CEO एलन मस्क की अंतरिक्ष कंपनी है। इन्होंने काफ़ी काम किया है, आपने देखा होगा। तो आपसे नाम पूछ सकता है एलन मस्क किससे संबंधित हैं, तो टेस्ला कंपनी के जो है वो मालिक हैं वो। अब अभी तक नासा को अंतरिक्ष यात्रियों को ISS पर भेजने के लिए रूस के सोइज रॉकेट की मदद लेनी पड़ती थी। रूस 10 वर्षों से नासा की मदद कर रहा था। उल्लेखनीय है कि नासा ने इस मिशन को क्रू 1 मिशन नाम दिया है। लगभग 18 वर्ष पूर्व एलन मस्क की कंपनी को अंतरिक्ष में रॉकेट भेजने का काम सौंपा गया था। नासा एलन मस्क कंपनी की सहायता से ऐसे ग्रहों पर इंसानों को भेजने की कोशिश कर रहा है जहां पर जीवन संभव है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अब जो है प्रत्येक राज्य में गिद्ध संरक्षित क्षेत्र स्थापित करने की कार्य योजना है। केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय ने गिद्ध संरक्षित क्षेत्र स्थापित करने के लिए एक कार्य योजना को मंजूरी दी। क्या इसके तहत अगले 5 वर्षों में गिद्धों के संरक्षण पर 207 करोड़ से ज़्यादा खर्च किए जाएंगे। तो गिद्धों के संरक्षण के लिए काम किया जा रहा है दोस्तों। आप कुछ देख सकते हैं इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के गोरखपुर सहित देश के 5 राज्यों में गिद्धों के नए ब्रीडिंग सेंटर स्थापना सहित उनके रहवासियों के संरक्षण आदि का काम किया जाएगा। अब देख सकते हैं जो है नई कार्य योजना में प्रत्येक राज्य में गिद्धों के संरक्षण के लिए कम से कम एक संरक्षित क्षेत्र स्थापित करने की योजना है। इसके तहत स्थापित होने वाले 5 ब्रीडिंग सेंटरों की स्थापना 35 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यह नए जो ब्रीडिंग सेंटर आपको याद रखना है, गोरखपुर के साथ त्रिपुरा, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में स्थापित होंगे। तो आपको जो ये है ये 5 स्टेट के जो नाम है आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब देखिए उसके बाद इसके साथ ही भोपाल, मोटा चिड़ियाघर झारखंड, रानी असम, राजा भात खावा पश्चिम बंगाल, जूनागढ़ गुजरात आदि जगहों पर पहले से संचालित ब्रीडिंग सेंटरों के संरक्षण की भी योजना बनाई गई है। और मौजूदा देश में गिद्धों की 9 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो आपको ये रखना है कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, 9। उसमें 5 प्रजातियां सबसे ज़्यादा खतरे में हैं। मौजूदा वक्त में गिद्धों की कम संख्या बची है। आपको पता ही है गिद्ध जो है हमारे पर्यावरण के लिए कितना फ़ायदेमंद है, कैसे संरक्षण प्रदान कर सकते हैं। और उनकी मौत पर बड़ी पशुओं को दी जाने वाली दर्दनाशक जो दवाएं होती हैं, वो एक जो आपने पढ़ा होगा बहुत समय पहले, पैरासीटामोल वगैरह जो है उससे किडनी फेल हो जाती है और इससे गिद्धों की भी मौत हो जाती है अगर वो खाते हैं तो। इन दवाओं के जहर को पहुँचाते हुए केंद्र सरकार ने साल 2004 में भी इनके संरक्षण की एक योजना बनाई थी, ठीक है। कुछ करंट अफेयर्स क्विक डाइजेस्ट देखते हैं दोस्तों। 16 नवंबर 2020 को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया गया, ठीक है। भारतीय प्रेस परिषद ने 16 नवंबर 1966 से ही विधिवत कार्य करना शुरू कर दिया था, ठीक है। अब देखिए इसका मुख्य उद्देश्य देश में आम लोगों को प्रेस के बारे में जागरूक करना और प्रेस के नज़दीक लाना है। अब देखिए भारतीय ओलंपिक संघ जो है
के अध्यक्ष जो है नरेंद्र बत्रा जो है खेलों के उद्यान के लिए 15 नवंबर 2020 को कैपिटल फाउंडेशन राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों, वो आप देख सकते हैं, वो है कि ट्राइफेड ने अपने उत्पादों की रेंज विस्तार करने के पहल के तहत आदिवासियों द्वारा बनाए गए हैंडीक्राफ्ट उत्पादों को शामिल किया है। ऐसे उत्पाद हैं जो रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने में सक्षम हैं तथा वन के ताज़े संसाधनों से बनाए गए हैं। ये दोस्तों ये जो पार्ट है, ये मैंने हमारे परसों के भी करंट अफेयर्स के क्विक डाइजेस्ट में वहाँ पे शामिल किया था, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा 18 नवंबर का जो करंट अफेयर्स है उसमें बस इतना ही। डेली करंट अफेयर्स के लिए आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और मैं आगे के वीडियो आपके लिए लाता हूँ। बस अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।